ये 9वें व्यक्ति हैं जिन्होंने मंत्री के तौर पर शपथ ली है। बाकी अगर हम पूरी सूची की बात करें नीतीश कुमार समेत तो रोशन 10 लोग अब तक शपथ ले चुके हैं और 28 की ये सूची है नीतीश कुमार के अलावा। श्री अवधेश कुमार सिंह, मैं अवधेश कुमार सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय तथा पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अवधेश कुमार सिंह सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। अवधेश कुमार सिंह ने अभी शपथ ग्रहण की है और ये चुनाव अगर देखा जाए तो न केवल लालू के लिए काफी अहम रहा बल्कि कांग्रेस का तो एक तरीके से बिहार में पुनर्जन्म यहां पर हुआ है। जो बिल्कुल हाशिए पर पार्टी चली गई थी उसने इस बार 27 सीटें जीती हैं बिहार विधानसभा चुनाव में और ये शपथ ग्रहण के बाद अब ये जो संख्या है ये 11 मंत्रियों की हो गई है। नीतीश समेत 28 मंत्री शपथ लेने वाले हैं। वजीरगंज से विधायक हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है आनंद, जैसा आप कह रहे थे कांग्रेस के लिए, क्योंकि हम सिर्फ अभी आरजेडी और जेडीयू को ना देखें, कांग्रेस की भूमिका इस सरकार में कैसी रहती है, किस तरीके से वो सामंजस्य बैठाती है आरजेडी और जेडीयू के बीच में, सरकार कैसे चलती है। ब्रिज का काम कांग्रेस का यहाँ पर रहेगा। बिल्कुल एक आशंका लगातार आरजेडी को मैं कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कृष्णनंदन वर्मा जिन्होंने अभी शपथ ग्रहण की है और ये नीतीश समेत 12वें मंत्री हैं जिनकी शपथ ग्रहण हो चुकी है, जिनका शपथ हो चुकी है। और आपको बता दें कि जेडीयू के कोटे से ये विधायक हैं, जहानाबाद की घोसी विधानसभा सीट से चुनकर आए हैं।
हम के राहुल कुमार को इन्होंने चुनाव में हराया था। तो जो हम बात कर रहे थे कांग्रेस की, रोशन, वो लगातार यही बात उठ रही है कि आरजेडी के साथ कैसे सामंजस्य बिठा पाएंगे, नहीं बिठा पाएंगे, लालू यादव की कितनी भूमिका इस सरकार में रहेगी, इस पर्दे के पीछे से, क्योंकि एक्टिव रोल तो नहीं होगा पर्दे के सामने, लेकिन पर्दे के पीछे से उनकी क्या भूमिका रहती है, तमाम सवाल लोगों के भी जहन में, और उसमें कांग्रेस की भूमिका बहुत अहम होने वाली है। कहा यह जा रहा है कि खुला के तौर पर अब गठबंधन कराने के दौरान भी बहुत महत्वपूर्ण थी। उससे संकेत मिल गया था कि इस गठबंधन को चलाने में कांग्रेस को आप नकार नहीं सकते। कांग्रेस ने जिस तरीके से एक गठजोड़ बनाया और उसको जीत मिली, भले ही सीटें कम रही हो कांग्रेस पार्टी की, लेकिन एक ब्रिज के तौर पर हिसाब करेगी कांग्रेस। मैं महेश्वर हजारी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुत्ता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं महेश्वर हजारी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। में कांग्रेस भी रहेगी कहीं ना कहीं। कांग्रेस असल में बैलेंसिंग पावर है इस पूरे सरकार की। मानते हैं आप इसे? एकदम मानते हैं, क्योंकि आप देखिए तो लालू जी को ज्यादा सीटें मिली हैं, 9-10 सीटें उनकी ज्यादा हैं, तो लालू जी के बेटे दोनों आ गए कैबिनेट में, हो सकता है उसमें से चर्चा है शायद डिप्टी सीएम बन जाए। वैसी स्थिति में अच्छा आप देखिए तो नीतीश के बाद तेजस्वी ने शपथ लिया, फिर तेज प्रताप ने लिया, फिर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने लिया, तो मतलब सीनियरिटी एक पूरे सीनियरिटी इसमें अगर आप देखें नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ये सारा आरजेडी के खाते में गया है। ठीक, तो कहीं न कहीं बार्गेनिंग हुई है कैबिनेट फॉर्मेशन में और लालू ने उसमें अपना शेयर लिया है बाकायदा जी। तो अगर लालू ने शेयर लिया है तो आगे भविष्य में सरकार कैसे चलेगी, उसका सारा ये क्या होगा, इस चीज को बैलेंस करेगी कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस के 27 एमएलए हैं जी। तो 27 एमएलए और नीतीश के एमएलए मिलके वो लालू से बड़ा ब्लॉक हो जाता है। तो वो बड़ा ब्लॉक हो जाता तो फिर उसकी मॉरल स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। इस दृष्टि से लालू के प्रेशर को मिनिमाइज करने के लिए कांग्रेस का एक इस्तेमाल है। जी रविशंकर जी, आप क्या सोचते हैं कि जो अभी तो मंत्रिमंडल की बात है, जैसा कि शंभुनाथ जी भी कह रहे थे कि 1 के बाद यानी नीतीश के बाद 2, 3, 4 ये पूरा स्लॉट जो है आरजेडी के खाते में गया है। जब मंत्रियों को लेकर इतना अगर दबाव है या फिर उसमें कहें कि लालू की भूमिका अहम देखी जाती है, तो जब विभागों का बंटवारा होगा तो असल लड़ाई तो वहां भी होगी, नीतीश की मुश्किलें वहीं से शुरू हो जाएंगी। नहीं, मुश्किलें ना कहें तो बेटर होगा, वो यूं कहें कि ये पहले से तय था, इन लोगों ने तय कर लिया। देखिए उनकी सीटें ज्यादा थी तो टाइगर्स जो उनका जो सबसे बड़ा शेयर है वो शेयर वो अभी दिख रहा है, बहुत ही सिग्निफिकेंट है। उन्होंने अपना एक लाइन ऑफ सक्सेशन भी क्लियर कर दिया, इस शेयरिंग में देखने से लग रहा है कि कौन होगा उनका उत्तराधिकारी, कौन उनके बागडोर को लेकर आगे बढ़ेगा। और उसके अलावा आप ये कह रहे हैं विभागों की बात, तो वो भी तय हो गई होंगी, क्योंकि इन्होंने अपनी मन की बात तो कर ली और ये लग भी रहा था ऐसा कि यही होगा। लालू चाहेंगे कि ठीक है आपने मुख्यमंत्री पद का पद हमने आपको दे दिया,
तो बाकी जो भी महत्वपूर्ण चीजें होंगी उसमें उसकी जो भागीदारी है, उस भागीदारी में सबसे बड़ा शेयर मैं ही लूंगा, और ये प्रूव हो रहा है इस बात से। नहीं, गवर्नेंस की जब बात आएगी तो ये केवल बंटवारे तक ही है या फिर गवर्नेंस के अंदर भी मन की बात लालू की ही अहम होगी? देखिए, ये कह पाना अभी मुश्किल इसलिए भी लगता है कि जिस तरह की बातें जिस तरह दिख रहा है उससे तो ये लग रहा है कि लालू जी की बातें चलेंगी, लेकिन ऐसा चलेगा नहीं। नीतीश कभी दूसरों को सुनते नहीं है, अब तक का यही रहा है। नहीं रविशंकर, एक चीज मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ा सा मतलब बीजेपी के साथ जो नीतीश का कोलिशन था उसकी केमिस्ट्री दूसरी थी। लालू के साथ जो नीतीश का कोलिशन है उसकी केमिस्ट्री डिफरेंट है। वहां बीजेपी के जितने मंत्री थे और बाकी लोग थे वो अपने दिल्ली वाले नेताओं से दबे रहते थे, और नीतीश डायरेक्ट दिल्ली वाले नेताओं से अपनी वेवलेंथ ठीक रखते थे। अडवाणी जी, राजनाथ जी और जो बाकी बड़े नेता यहाँ के थे लोग उन लोगों को काबू में रखते थे। लालू के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं, उनका हेडक्वार्टर भी पटना में ही है, उनकी पूरी पॉलिटिकल थाती वहीं पे है। पावर सेंटर तो दो नहीं हो सकते। नहीं पावर सेंटर, देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, कोलिशन पॉलिटिक्स हमेशा एक मुश्किल पॉलिटिक्स है, किसी की भी कोलिशन हो, जो भी कोलिशन पॉलिटिक्स होगी, और इस तरह का कोलिशन जिसमें लगभग तुल्य बल है, दोनों लगभग बराबर हैं, और जो आदमी लीड कर रहा कोलिशन का उसकी ताकत कम है, जो उसकी सपोर्टिंग फोर्स है। राजनीति बहुत प्रैक्टिकल चीज है और ये चलती है राजनीतिक ताकत से। लालू को ये एहसास है कि उनकी राजनीतिक ताकत क्या है, नीतीश को भी इस चीज का एहसास है कि लालू की पॉलिटिकल ताकत क्या है और खुद नीतीश की पॉलिटिकल ताकत क्या है। छवि वगैरह ठीक है, एक लेवल के बाद उसकी भी जरूरत पड़ती है। कांग्रेस की जब कांग्रेस पार्टी की बात आती है तो नीतीश के शासन के लिए वो बहुत ही कामिंग इफेक्ट होगा। नहीं, वो ये तो जो ठीक ब्लॉक है नीतीश और कांग्रेस का, ये आरजेडी को एक बिल्कुल बैलेंसिंग एक्ट के रूप में ये लोग काम करेंगे। जहां तक कांग्रेस की बात है तो नीतीश ये जाने जाते हैं कि वो देखिए, वो एक ऐसा लीडर है जो दबाव में नहीं आता, और अब तक तो यही देखने को मिला है। कितना दबाव वो सहेंगे, कितना दबाव वो इस बार ये दिख रहा है, दबाव तो है ही। यदि इस तरह ये दोनों बेटे, ये आप डायनेस्टिक रूप, ये पॉलिटिक्स की बात करते हैं या इस तरह की बात करते हैं, ये मान रहे हैं। अब वो विभागों में भी होगा, और विभाग पहले इस पे बात होगी। दबाव दूसरे तरीके का दबाव, यहाँ दबाव उनको परफॉर्म करने का भी है, अच्छा काम करने का है, सरकार चलाने का दबाव होगा। ये नीतीश पे है, ये नीतीश ही उनको लीड करेंगे। नहीं, आप देखिए पिछली सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन थे? सुशील कुमार मोदी। बिल्कुल, सुशील कुमार मोदी की परफॉर्मेंस नीतीश कुमार से कहीं कम नहीं, लगभग बराबर की थी। और सुशील कुमार मोदी एक दिग्गज नेता हैं बिहार के, अच्छे मतलब बढ़िया शासक के रूप में उन्होंने जो किया, फाइनेंस वगैरह उनके पास बहुत महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो थे, उन्होंने किया। अब उससे आप कंपैरिजन कीजिए तेजस्वी यादव की, फर्स्ट टाइम एमएलए हैं जी, ज्यादा उस तरह से कोई वैसा मतलब अपने पिताजी जैसे आप देखें, एक छोटा सा प्रोटोकॉल होता है। जब एक कोई नया व्यक्ति आता है, शपथ ग्रहण करता है, तो एक हम लोग जब आते हैं तो रियाज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। वो शपथ ग्रहण का भी प्रैक्टिस होता है। ये क्या प्रैक्टिस उन लोगों ने नहीं कराई इनको कि इस तरह का फंबल हो रहा है जी। तो ये अपने आप में बयां करता है कि ये लोग किस तरह की, मतलब रविशंकर जी एक सवाल मैं यहाँ पे करना चाहूंगा प्रोफेसर साहब से, कि हम बात कर रहे थे हायरार्की की जो दिखी अभी तस्वीरों में, जो दिखी जी। मेरे मन में एक सवाल ये आ रहा है कि अभी तक तो केवल चर्चा कयास, हालांकि ऑफिशियल तो नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि तेज प्रताप डिप्टी सीएम बनेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं बिहार में 2 डिप्टी सीएम बनने जा रहे हो? क्योंकि अब्दुल बारी सिद्दीकी का जो नंबर आया था वो तेजस्वी के बाद आया था। 2 डिप्टी सीएम की संभावना हो सकती है क्या? नहीं आया था, वो शपथ लिया उन्होंने तीसरे नंबर, पहले दोनों बेटे, उसके बाद अब्दुल बारी सिद्दीकी लालू जी के दोनों लड़कों के बाद सब लालू की फैमिली फर्स्ट, उसके बाद मेरा ख्याल है कि 2 डिप्टी सीएम होना तो ये तो गवर्नेंस का भी मजाक हो जाएगा एक तरह से। मेरा ख्याल है इतना ज्यादा नीतीश सक्षम नहीं कर पाएंगे। आखिर नीतीश की जो सबसे बड़ी पूंजी है, नीतीश की पूंजी उस तरह की नहीं है जो लालू का वोट बैंक है कि याद का एक 14-15% का ब्लॉक उनके पीछे सॉलिडली खड़ा है। नीतीश के पास वैसी भी कोई जातीय पूंजी नहीं है। नीतीश की जो टोटल पूंजी है वो उनकी भलमनसाहत है, उनका गुड गवर्नेंस है, उनका नो नॉनसेंस चेहरा है। ये सारी चीजें उनकी राजनीतिक ताकत के रूप में काम आ रही है। अब वो उस ताकत को जब तक डेमोक्रेसी में जनता वाली ताकत नहीं जुड़ती, लालू की ताकत जुड़ गई, नीतीश जी स्वीप कर गए।
लेकिन अगर आप कल्पना कीजिए ये दोनों अगर अलग अलग लड़ रहे होते तो आज क्या स्थिति होती वहां। वो लोकसभा चुनाव में तो ये हुआ। हाँ, लोकसभा रिपीट हो जाता है। नहीं, शंभू से मैं एक बात एग्री करता हूँ कि जो पिछली जो सरकार थी, जो एनडीए मतलब वर्चुअली बीजेपी के साथ, वो ज्यादा कोहेसिव वो कोहेसिव भी था, उसने काम भी किया और वो उसमें जो गंभीरता दिखनी चाहिए थी गवर्नेंस को लेके, हाँ, लोगों में जो लोगों ने जो काम किया तो वो गंभीरता अभी से दिख रहा है। पंकज जी, क्या सुशील मोदी का रिप्लेसमेंट हो सकते हैं तेज प्रताप? ये सवाल ही अपने आप में मुझे नहीं लगता कि इसका कोई अर्थ है कि सुशील मोदी को तेज प्रताप, लेकिन सवाल है कि क्या तेज प्रताप को वो सुशील मोदी की तरह देख भी रहे हैं। देखिए, पद दे देना अलग बात है, बिहार ने जिस तरीके से अपना वो दिया है नतीजा, और एक चीज हमें ध्यान रखना चाहिए कि बीजेपी और इन्होंने साथ काम किया, गवर्नेंस के बहुत मुद्दे रहे होंगे, शायद उतना तनाव न दिखा हो, लेकिन दोनों के जनाधार में जबरदस्त तनाव रहा है। हमें ये सच्चाई नहीं भूलनी चाहिए। उस लिहाज से नीतीश का और लालू का जो जनाधार है या जो सामाजिक आधार है, उनके बीच उतना तनाव नहीं है। यानी जो बिहार जिस लिए जाना जाता था, वो जो सवर्ण सामंती उत्पीड़न और उसके खिलाफ जो पिछड़े दलितों का वो है, वो तो बरकरार है, उसमें परिवर्तन आया है, लेकिन इतना नहीं आया है। तो वो एक तनावपूर्ण समझौता था अगर सामाजिक आधार के लिहाज से आप देखें। यहाँ पर वो ज्यादा स्वाभाविक है, लेकिन असली बात वही है, इन सारी चीजों का कोई मतलब नहीं है। रिजल्ट आ चुका है, मंत्री उन्हें बनना ही है। गवर्नेंस पे क्या वो करेंगे, वो रिजल्ट क्या देंगे, वो नतीजे क्या देंगे, ये महत्वपूर्ण है। मैं आपसे यहाँ डिसएग्री करूंगा जी। जिस आप जनाधार की बात कर रहे हैं, जिस बैकवर्डनेस की बात कर रहे हैं कि एक बैकवर्ड ब्लॉक, ऐसा कुछ भी नहीं था नीतीश के शासनकाल में। अगर दो समुदायों के बीच कटुता थी तो यादव समुदाय और कुर्मी समुदाय था, जिनके बीच जो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं देखते थे। ये बिहार की सच्चाई है। देखिए, बिहार में 3 कैपिटलिज्म है। तो एक मिल कैपिटलिज्म लेड बाय यादव, कोयरी का ब्रिक कैपिटलिज्म है, और इनका पूरे आप नीतीश का 10 साल का शासन देख लीजिए, उसमें यादव एज ए कम्युनिटी, सिंगल कम्युनिटी, सबसे ज्यादा आइसोलेटेड, सबसे ज्यादा विक्टिमाइज रही है। ये मैं बता दूं, ये ग्राउंड पे ये कैसे हुआ, ये चमत्कार है। मैं एक फैक्ट देना चाह रहा हूं, उसको आप सुन लीजिए, इससे बात जुड़ जाएगी। प्रोफेसर साहब ने बात कही, उसमें पूरी तरह सच्चाई। मैं जिस ओर इशारा कर रहा था कि जैसे जो अमीरदास आयोग की रिपोर्ट उन्होंने नहीं लागू करने दी या उसको स्वीकार ही नहीं किया, जो वहां के दलितों के हत्याकांड पर, नरसंहारों पर बनी हुई थी, और जो राबड़ी देवी के समय जो बनाया गया था उसको नीतीश जी ने नहीं किया। उसके अलावा जो भूमि सुधार का जो बंदोपाध्याय समिति की रिपोर्ट थी वो नहीं किया। वो इसलिए नहीं कर पाए, जिसकी ओर मैं कह रहा हूं कि वहां पर जो सवर्ण सामंती ताकतें थी वो बीजेपी के थ्रू उस सरकार पे ज्यादा दबाव डाल रही नहीं। और इसमें एक कैच है, इसमें एक कैच है। जिन ताकतों की आप बात कर रहे हैं वो बीजेपी से ज्यादा नीतीश की पार्टी में थी, जिनको आप भूमिहार या और जो बड़ी ताकतें हैं वहां की, वो नीतीश की पार्टी में ज्यादा प्रोमिनेंटली थी बनस्पत बीजेपी के। कुल मिलाकर तो भूमिहार ने नीतीश को ही सपोर्ट किया, लेकिन उस समय उसको करना नीतीश के लिए जोखिम वाला काम था। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज इस तरह के जो रेडिकल कदम उठाने की बात है, उतना जोखिम नहीं है। पंकज जी, एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि जो हमने देखा अभी शपथ ग्रहण में, अब्दुल बारी सिद्दीकी दोनों बेटों के बाद, हम पहले भी इस पे चर्चा थोड़ा सा पहलू छुआ था, लेकिन जो नाराजगी की बातें आ रही हैं, अगर सिस्टम ऐसे ही रन करता रहा तो क्या ये नाराजगी का लेवल और बढ़ेगा, अंतर विरोध ज्यादा खड़े होंगे इसमें? देखिए, हम आज पहले दिन बात कर रहे हैं नाराजगी की, या जनता दल यूनाइटेड में नीतीश के अलावा कोई ऐसी शख्सियत है जिसकी नाराजगी का कोई मतलब है? तो अब तो जनता दल यूनाइटेड क्या, देश की ज्यादातर पार्टियों को छोड़ दीजिए, मैं देख लीजिए, तो इसका कोई मतलब नहीं है। एक या दो परिवारों का या एक ही परिवार या एक ही व्यक्ति केंद्र में है, और ये हमारे देश की एक दुखद सच्चाई है। लोकतंत्र और उसका जो सामंतवाद के साथ, चाहे तेज और तेजस्वी, चाहे नौसिखिए हो, अब्दुल बारी सिद्दीकी से जूनियर, लेकिन लालू के बेटे हैं तो यही उनकी योग्यता है। ये सिर्फ परिवार को आगे रखते हैं ना, हमेशा पूरे देश की सच्चाई है। ये बात आप लालू के ऊपर क्यों कह रहे हैं? राहुल गांधी चाहे जूनियर हो चाहे सीनियर हो, कांग्रेस का एक नेता हमको बता दीजिए अदर देन सोनिया गांधी, जो राहुल गांधी को पार्टी में सुपरसीड करने की हैसियत रखता हो,
या मुलायम को देख सिंह को लीजिए, देख तो आपको ये लगता है कि किसी को इसके भी बाद देख भी लीजिए, किसी या तरह की कोई करुणानिधि टकराहट को देख की स्थिति लीजिए। नहीं इस देश की जनता के लिए ये दुखद बात है तो कि अकेले इस उसके देश लिए की लालू जनता के के लिए बाद हम उतना लोग बड़ा खुश विषय नहीं है जितना हमारे लिए। नहीं, नाराजगी इन्हीं नेता की सामने आई, इसके अलावा कुछ नेताओं की सामने आ रही है। अगर ये स्थिति है, एक नहीं, सामने संकेत आ रही से मतलब मैं नहीं, यही ये कहना चाह रहा हूं, संकेत पंकज, ये factual क्या संकेत है कि कम से कम परिवार उन्हें को कुछ आगे करना आपका- चाहिए। अगर वो संकेत दे रहे हैं तो अगर कुछ नहीं करते हैं, भुनभुना के बैठे रहते हैं तो इससे कुछ फर्क वो नहीं पड़ता। शक्तिहीन है, वो कुछ नहीं कोई कर शक्ति सकते। नहीं है किसी के पास। दे आर नॉट भाई मैंने सिग्निफिकेंट। एक बार शरद यादव से पूछा कि भाई आप लालू वही पॉलिटिक्स करते हैं, आप भी वही पॉलिटिक्स करते हैं, आप उनका विरोध क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा कि हम जमात की पॉलिटिक्स करते हैं और लालू परिवार की पॉलिटिक्स करते हैं, हमारे में यही फर्क है। तो अब सैद्धांतिक रूप से सब चीज को जस्टिफाई करते हैं, जब प्रैक्टिस का मौका आता है तो सब लगभग वही रास्ता पकड़ लेते हैं। इवन जो आसान बीजेपी को पड़ते देख जाते लीजिए, हैं। जो वंशवाद के खिलाफ लगातार बोलती रही, आज तमाम राज्यों में उसके तमाम नेता किसी न किसी ये नेता कटु को बेटे सच्चाई है, तमाम पार्टियों में नजर आ मतलब रहा है और ऐसे तमाम तो विरोध के मामले में बावजूद भी ये जारी है। बिहार में मेरा भी सारे सवाल बीजेपी इस के- सरकार के फॉर्मेशन को लेकर एक और है कि विभागों, क्योंकि मंत्री पद शपथ कौन ले रहा है, किस क्रम में ले रहा है, इस पर तो नजर है सबकी, उस पर अपना आकलन है। अभी तक वही आया है। लेकिन क्या जो विभाग है, आपको लगता है शंभुनाथ जी कि ये तय हो चुके होंगे और क्या ये भी तय करेंगे आरजेडी और जेडीयू में कि किसके पास कौन सा विभाग है, तो कौन ज्यादा ताकतवर है, निश्चित किसकी तौर- चली है? निश्चित तौर पे ये तो होता ही है कि अगर मुख्यमंत्री दूसरी पार्टी का है, कोलिशन पॉलिटिक्स है, तो जो कोलिशन का दूसरा पार्टनर है वो इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो लेना चाहेगा। अल्टीमेटली स्टेट में होता क्या है कि मुख्यमंत्री ही ज्यादातर विभागों का फैसला वही कर लेता है, मतलब ताकत उसके पास सबसे ज्यादा होती है, वीटो होता है, सुपरसीड कर सकता है, दूसरे विभागों में इंटरवीन कर सकता है। तो चीफ मिनिस्टर के पास ये पावर होती है। लेकिन मैं फिर उसी बात पे लौटूंगा अपनी पिछली वाली कि कोलिशन पॉलिटिक्स में कई बार ये संभव नहीं हो पाता। लालू ने ठीक ठाक राजनीतिक सौदेबाजी की है, विभाग उन्होंने अच्छे अपने लिए किए होंगे। लालू चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, जितने भी 15 रेवेन्यू साल तक डिपार्टमेंट्स हैं, सरकार चलाया है। सब पे उनका दावा था और तो मुझे लगता है ऐसा ही होगा। हाँ, जो भी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट हैं, मेरा ख्याल है कि वो लालू के पास भाई, रहें। इतना तो तय है कि लालू ने जो अपना दांव लगाया है, जो अपनी राजनीतिक जो उनकी पूंजी है, उसको वो नीतीश कुमार को सफल कर रहे हैं या भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं लगाने जा रहे हैं। वो अपने को रेलेवेंट बनाने, अपने को ताकतवर बनाने और ऐसी स्थिति की निश्चित ही कल्पना करने में जुटे होंगे जहां वो नीतीश से ज्यादा सफल हो। और इसमें कोई ये बुरा मानने या गलत इसको कहने की बात नहीं है। राजनीति में, राजनीति का अर्थ ही है सत्ता पाने की। तो जब बार बार ये कहते हैं कि नेशनल पॉलिटिक्स मैं करूंगा, तो नहीं, ये बार बार वो नीतीश को कहते हैं कि नेशनल एम्बिशन आप अभी कम रखिए, मैं करूंगा। जी। बार बार ये मैसेज देने की तो कोशिश ये जो तो कर रहे हैं। जुटान हुई है आज पटना के गांधी मैदान में, इसके मायने ही खत्म हो जाते हैं कि अंतर्विरोध तो शुरुआत से ही है यहाँ पर। नहीं, सवाल है कि जुटान हुई क्यों है? जुटान इसलिए नहीं हुई कि वो अंतर्विरोध बनाना है या नहीं बनना है, कोई सम्मेलन हो रहा है, कोई पार्टी का गठन हो रहा है। जुटान इसलिए हुई है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनना है। भाई, हम इस बात को क्यों भूल जा रहे हैं? आज वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, जिसमें तमाम लोग तमाम संभावनाएं देख रहे हैं, भविष्य की राजनीति देख रहे हैं, जो उनके लिए स्वाभाविक है। क्योंकि राजनीति धीरे धीरे, जब प्रशांत किशोर जैसी परिघटना हमारे सामने है, तो हमें मान लेना चाहिए कि राजनीति भी अब एक प्रोफेशन है। और उस प्रोफेशन में इस देश के तमाम ऐसे परिवार हैं जो पूरी तरीके से उसको स्वीकार कर चुके हैं, उसी के जरिए वो अपनी पीढ़ियों को तार लेना चाहते हैं। तो राजनीति एक प्रोफेशन हो गया है, पॉलिटिकल हाउसेस हैं, बिल्कुल है। और अब नीतीश पर यह है कि वो कितना परफॉर्म करते हैं। नीतीश की परफॉर्मेंस सब कुछ तय करेगी। वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, ग्रोथ रेट का मामला हो, या जो कृषि आधारित उद्योग लगाने की जो उनकी बात है। जाहिर वो गुजरात जैसा विकास बिहार में संभव नहीं है, वो एकदम अलग मॉडल है और बिहार एकदम अलग मॉडल होगा। लेकिन बिहार जिन चीजों से जूझ रहा है, जैसे शिक्षा का सवाल है, शिक्षा की स्थिति वहां पर बड़े पैमाने पर उन्होंने शिक्षा मित्र वगैरह किए, लेकिन हर आदमी कह रहा है कि उनकी जो क्षमता है वो बेकार है। वैसे ही भूमि का प्रश्न है, वैसे ही तमाम दूसरे सवाल है, उस पर जो ये एक सवाल जरूर उठ रहा है कि क्यों, क्योंकि तेज प्रताप या तेजस्वी को लेकर, जैसा कि अब उप मुख्यमंत्री को लेकर स्थिति साफ हो रही है, ये सवाल उठ रहा था कि क्या लालू अपने परिवार से किसी को ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी देंगे, और वो स्थिति साफ हो गई है कि कितनी बड़ी भूमिका में परिवार को रखना चाहते हैं। क्या ये बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसे मुलायम सिंह यादव ने आखिरी मौके में अखिलेश यादव को आगे किया, तमाम विरोध के बावजूद वो मुख्यमंत्री बनकर सामने आए, अपने रहते हुए अच्छे टाइम पर सरकार आई है तो आप प्रोजेक्ट कर दीजिए, जो विरोध है वो सामने सामने हो जाए। ये बेहतर मौका है लालू यादव के लिए अभी, नहीं तो फिर कब कर पाएंगे? निश्चित तौर पे लॉन्चिंग का अच्छा इससे ज्यादा मौका है, मजबूती, इससे बेहतर मौका मेरा ख्याल है कि पता नहीं मिलता किसी ने देखा नहीं है। लेकिन अभी तक के इतिहास में, लालू के राजनीतिक करियर के इतिहास में,
ये बहुत सुटेबल मौका है कि उन्होंने एक साथ अपने दोनों बेटों को लॉन्च कर दिया और न सिर्फ लॉन्च कर दिया, बड़ी धमाकेदार लॉन्चिंग की है। इस तरह की बगैर किसी ट्रेनिंग की, बगैर किसी अप्रेंटिसशिप की लालू के बेटे कांग्रेस को नहीं कर पाई राहुल गांधी। अब देखिए, आप नीतीश को सामने रखते हुए शासन में रही, लेकिन वो सही समय का इंतजार ही करती रह गई और वो सही समय आया और चला भी गया। राहुल गांधी की लॉन्चिंग नहीं हुई। वो विपक्ष की राजनीति तब भी करते थे जब वो पावर में उनका प्रधानमंत्री था, अभी बेचारे वही कर रहे हैं, उसके पहले भी वही कर रहे हैं। पिछले 15-20 सालों से वो बिल्कुल लीडर ऑफ अपोजिशन की तरह सब जगह अपना। रविशंकर जी, क्या ये जो बेहतर मौका लालू यादव ने परखा, राजनीतिक समझ के जरिए उन्होंने दोनों को प्रोजेक्ट कर दिया सामने, इससे एक फायदा क्या ये भी उठाने की कोशिश है कि नीतीश की छवि है, बेहतर काम होता है तो उसका फायदा दोनों बेटों की छवि को मिलेगा? अगर सरकार बेहतर काम करती है तो वो तो उनके खाते में जाएगा। डेफिनेटली, ये तो बहुत ही कैलकुलेटेड उनका स्ट्रेटेजी है कि इनसे अच्छा सबल चीफ मिनिस्टर बिहार को, फिलहाल कोई लीडर नहीं था। आप देख ही रहे थे बिहार में कोई दूसरा उनके कंपटीशन में कोई भी लीडर नहीं था। यदि नीतीश ने फिर से वही मतलब गवर्नेंस का तरीका रखा और लालू का इंटरफेरेंस कम रहा और वो अपने मुताबिक काम किए तो लालू के दोनों बेटे का बिल्कुल बढ़ेगा कद, क्योंकि नीतीश तो देख लिया ना राज। अब तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना पड़ेगा, एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना पड़ेगा। तमाम तरह के सवाल लोगों के जहन में घूम रहे हैं, क्या होगा, इफ्स एंड बट्स हैं, सारा कुछ है। एक सवाल और खड़ा होगा यहाँ पर, वो सवाल खड़ा होगा फितरत का। 15 साल लालू के राज ने बिहार ने लालू के राज में जो कुछ देखा, वहां पर एक फितरत अहम कड़ी है, अहम बात है। आरजेडी एक अहम रोल प्ले करती है इस सरकार के अंदर। जो फितरत रही, क्या वो फितरत बदल पाएगी? क्या एक नए लालू को हम यहां पर देख पाएंगे? क्या उनकी पार्टी में जो भी लोग हैं वो एक नए रूप में सामने आएंगे? ये एक सवाल होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। बंदर देखा, हाथी देखा, बारहसिंघा और चीतल देखा, मोगली के जंगलों में शेर खान को देखा, पचमढ़ी सतपुरा का अजूबा, भोपाल लेक में सूरज डूबा, मंडू का जहाज महल और मार्बल का पहाड़ देखा, महाकाल मंदिर में पूजा, फोटो खींचा जाके ओरछा, ग्वालियर के किले में भटका, खजुराहो ने दे दिया झटका। पूर्वजों को मिलने जुलने जा पहुंचा मैं भीमबेटका, ट्रेन की चुक चुक सुनते सुनते आ पहुंचा मैं सांची स्तूपा, सांची की शांति में खुद के अंदर झांक के देखा, हिंदुस्तान का दिल देखा, हिंदुस्तान का दिल। The heart of incredible India, मध्य प्रदेश। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। दीदी ये देखो, H1N1 फ्लू को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर H1N1 फ्लू को फैलने से रोक सकते हैं। इन्फेक्शन रोको, बनो हीरो। इलाज सिर्फ चुने हुए अस्पतालों में उपलब्ध। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया पर।
नीतीश ने 5वीं बार संभाली बिहार की कमान। राज्यपाल ने दिलाई शपथ। शपथ ग्रहण समारोह का गवाह बना पटना का गांधी मैदान।